गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नैनो यूरिया। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इफ़को ने रिसेंटली कहा है कि उन्होंने कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और वो अब लिक्विड नैनो यूरिया जो है वो यूएस में एक्सपोर्ट करेंगे। तो नैनो यूरिया क्या है? एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्री इनपुट है जिसमें कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को दी जाती है। इसको डेवलप भी जो है इफ़को ने किया और पेटेंट भी उन्होंने इसको करा लिया है। ठीक है। तो अकेली ऐसी नैनो फर्टिलाइज़र है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसको अप्रूव किया है अंडर द फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर। इसमें लगभग 4% टोटल नाइट्रोजन होता है, बट ये एज़ कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल हमारी यूरिया है उससे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। एनर्जी एफिशिएंट भी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, और इसकी जो नाइट्रोजन है वो लगभग 80% तक क्रॉप को मिल जाती है। उसकी वजह से जो है न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है, सॉइल हेल्थ भी अच्छी रहती है, और न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी जो है प्रोड्यूस की वो बेटर आती है। अब हम देखते हैं कि इफ़को क्या है। इफ़को लार्जेस्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि इंडियन कोऑपरेटिव्स ही इसको इंटायरली ओन करते हैं, और इसमें जो है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर्स का इनको जो है वो रोल मिला हुआ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली जो फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो प्रेसिडेंट बाइडन की वाइफ हैं, उनको जो है जिल बाइडन को 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड जो है गिफ्ट दिया है। उपनिषद जो है 10 प्रिंसिपल उपनिषद भी गिफ्ट दिया है, बट वो हम आगे देखेंगे। तो लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं? तो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ऐसी टेक्नोलॉजी होती है वो जो कि जियोलॉजिकल प्रोसेस को मिमिक कर रही है। जैसे जिस जियोलॉजिकल प्रोसेस से नेचुरल डायमंड्स बनते हैं, उसी जो है प्रोसेस को हम जो है वो आर्टिफिशियली जो है उसके थ्रू हम के थ्रू लैब में उस पर्टिकुलर जियोलॉजिकल प्रोसेस को हम मिमिक करते हैं और डायमंड प्रोड्यूस करते हैं। किससे प्रोड्यूस करते हैं? ग्रेफाइट से। किसी भी बेसिकली हम कार्बन सीड या जिसको हम डायमंड सीड कह सकते हैं, उसको रखा जाता है और उसको इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर जो है लेके जाया जाता है, जिसको हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड कहेंगे। उसके थ्रू जो है ये डायमंड सीड जो है ग्रेफाइट को डायमंड सीड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक्सट्रीम कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाई करके। ठीक है। तो लैब ग्रोन डायमंड जो है उसका जो है पूरा का पूरा प्रोसेस वही होता है। एक बार जब वो डायमंड बन गया तो उसी की वैसी ही कटिंग होगी, पॉलिशिंग होगी, जैसे कि नॉर्मल डायमंड की होती है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ इसकी नेचुरल डायमंड्स की तरह ही रहती हैं, और जो है बहुत से पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफ कोर्स जैसे कि आपका जो नॉर्मल डायमंड होता है, और इसकी एडवांटेजेस ये हैं कि जैसे आपको पता होगा कि ये ज़्यादा इको फ्रेंडली मेथड है, और जो सोशली एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है डायमंड मैन्युफैक्चरिंग का, जो आपके नेचुरल डायमंड्स का अफ्रीका में आपने देखा होगा, उसको भी हम अवॉइड कर पाते हैं। ठीक है। लैब ग्रोन डायमंड जो है वो बेटर हैं इस क्वालिटी में भी, इस कंटेक्स्ट में भी। और आपको पता है कि धीरे धीरे अर्थ के जो रिजर्व है नेचुरल डायमंड्स के वो भी डिप्लीट हो रहे हैं, तो इसलिए लैब ग्रोन डायमंड्स जो है वो रिप्लेस करने वाले हैं जेमस्टोन को, जो कि आपकी डायमंड की इंडस्ट्री है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपनिषद। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने जो बाइडन्स हैं उनको जो है फर्स्ट एडिशन जो है 10 प्रिंसिपल उपनिषद का दिया है। 1937 में जो बुक पब्लिश हुई थी। पहले तो हम देख लेते हैं उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद जो है बेसिकली, उससे पहले हम देखते हैं कि हिंदू सेक्रेड टेक्स्ट जो है वो श्रुति और स्मृति में जो है वो डिवाइडेड है। श्रुति मतलब जो रिवील किया जा चुका है, और स्मृति मतलब जो रिमेंबर करने की ज़रूरत है। जो पहली कैटेगरी है श्रुति, वो सबसे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है, जिसके अंदर हमारे 4 वेद आते हैं और हमारे ब्राह्मणास, अरंक्यास और उपनिषद आते हैं। और जो सेकंड कैटेगरी जो आपकी स्मृति है, उसके अंदर लेस अथॉरिटेटिव टेक्स्ट आते हैं, जो कि जैसे आपके रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र, पुराण एटसेट्रा। ठीक है। जो उपनिषद हैं, जिसको हम वेदांत भी कहते हैं, वो बेसिकली एंड ऑफ टोटल वेद है। ठीक है। इसमें कई फिलोसफिकल टेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे, और हमारे को कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब जैसे कि आपकी जो है बॉडी, जो सोल है वो जो है जब तक उसको लिबरेशन नहीं मिल रही है तब तक वो जन्म लेती रहेगी। तो ये कंसेप्ट इसमें देखने को मिलेगा आपको। और रिलेशनशिप बिटवीन आत्मन और जो है इंडिविजुअल और ब्रह्मांड, इसके बीच में जो आपका वेदांत ट्रेडिशन है, उसके बारे में भी इसमें आपको जो है वो चर्चा मिलेगी। ठीक है। जो चंद्रयोग्य जो उपनिषद है, उसमें बताया गया है कि अगर आपने अच्छा कंडक्ट किया इस जन्म में, तो आपको क्विकली जो है मरने के बाद आपको गुड बर्थ मिलेगा। ऐसे बहुत सारी जो है वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। 10 मेन या फिर प्रिंसिपल उपनिषद यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ईशा, केना, काथ, प्रश्न, मुंडक,
मंडुक्य उपनिषद बहुत फेमस है क्योंकि आपका जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है और हमारे नेशनल सिंबल्स में भी इसमें से कुछ टेक्स्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे वंदे मातरम भी जो है वो मंडुक्य उपनिषद से जो है वो जो है लिया गया है। और अगर हम देखें जो हमारे 10 प्रिंसिपल उपनिषद हैं, 10 प्रिंसिपल उपनिषद जो ये बुक है ये बेसिकली आयरिश पोएट W.B. यीट्स ने लिखी थी, रादर ट्रांसलेट की थी, और इंडियन बॉर्न जो है टीचर श्री पुरोहित स्वामी इनके साथ मिलकर इस बुक को जो है ट्रांसलेट किया गया था उपनिषद को, और 1937 में इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूमिन, जिसको आप जीरा भी कहते हो, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमने देखा है कि जीरा के जो प्राइस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों? अब जो है इसके रीज़न हैं वो ऑफ कोर्स बहुत से सेवरल रीजंस हैं। प्रोडक्शन में जो है उसकी कमी आ रही है, सप्लाई में कमी आ रही है, डिमांड ज़्यादा है। अब देखते हैं जीरा है क्या। एरोमेटिक सीड है जो कि आपके इंडियन स्पाइसेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। वैसे तो ये मेडिटेरेनियन रीजन में नेटिव है, लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया में ही सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में अच्छे से ये जो है इसको कल्टीवेशन की जाती है। एक रबी क्रॉप है, गुजरात और राजस्थान में खासकर इसको कल्टीवेट किया जाता है। इंडिया जो है वर्ल्ड की 70% प्रोडक्शन करता है जीरा की, और बाकी की कंट्रीज जैसे सीरिया, टर्की, ईरान और UAE जो है वो बाकी का 30% इसको प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जरकॉन मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशियन नेवी के कमांडर इन चीफ ने बोला है कि रशियन नेवी जो है कि जो फ्रिगेट है, कॉर्वेट क्लास वेसल्स जो हैं, वो अब हाइपरसोनिक जरकॉन मिसाइल से इक्विप की जाएंगी। तो ये जो मिसाइल है ये एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड लगभग 9500 किलोमीटर पर आवर की है, और ये 2 स्टेज मिसाइल है। 1000 किलोमीटर तक ये फ्लाई कर सकता है, एक्यूरेटली पिन पॉइंट कर सकता है अपने टारगेट को। 2 वे गाइडेंस सिस्टम इसमें यूज़ किया गया है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होते हैं? बहुत ही हाई स्पीड पर ये ट्रैवल करते हैं, रॉकेट इंजन से इनको पावर किया जाता है, गाइडेंस सिस्टम्स भी लगे होते हैं इसमें, और इनको हम एज कम्पेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल तो एक बार जैसे आपका गुलेल होती है, कैटापल्ट होता है, उसकी तरह इसको हम लॉन्च कर देते हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन क्रूज मिसाइल का यही फ़ायदा होता है कि इसको मैनूवरिंग की जा सकती है मिड फ्लाइट, इसको डायरेक्शन चेंज करनी हो तो की जा सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। श्रीलंकन नेवी ने 22 इंडियन फिशरमैन जो है उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया है, बिकॉज उन्होंने जो है जाफना के जो उनका टेरिटोरियल वाटर्स है वहाँ पर जो है वो पोचिंग शुरू कर दी थी, या बेसिकली आप फिशिंग करनी शुरू कर दी थी। तो टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी में ये मेंशन है कि जो भी शोर्स ऑफ द कंट्री के एडजेसेंट रीजन है उसको हम जो है टेरिटोरियल वाटर्स मानेंगे। कहाँ तक ये एडजेसेंट होता है? 12 नॉटिकल माइल्स तक। एक कंट्री की फुल सोवरेनिटी होती है उस एरिया में, उस सी में और उसकी एयर स्पेस के ऊपर, और गवर्नमेंट जो है वो उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया की गवर्नमेंट जो है वो उस मैटर्स पर जो है वो लॉ बना सकती है। लेकिन फिर भी सब कंट्रीज़ को, चाहे उनका टेरिटोरियल वाटर्स हो, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज देना पड़ता है, ठीक है। तो जो है, लेकिन याद रखो इनोसेंट एयर स्पेस पैसेज का जो है वो कंसेप्ट नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि फाइटर जेट जो है वो किसी कंट्री के, इंडिया की टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर से गुजर जाएंगे, वो अलाउड नहीं है। लेकिन इनोसेंट पैसेज मतलब कि अगर आपकी सिक्योरिटी को खतरा नहीं है तो समझ लो कोई कंट्री जो है वहाँ से अगर शिप लेके जा रही है तो आप उसको रोक नहीं सकते हो, ठीक है। अब सबमरीन्स का जो के पास जो है ये पावर, ये जो है राइट नहीं होता है कि वो आपके टेरिटोरियल वाटर्स में आ सके, ठीक है। UN क्लॉज क्या है? 1982 में इसको लॉ को जो है वो अडॉप्ट किया गया था। एक कॉम्प्रिहेंसिव रजीम है लॉ एंड ऑर्डर का वर्ल्ड के ओशन और सीज में, और ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है फंक्शनिंग एंड क्लेम्स ऑफ नेशंस वर्ल्ड और के ओशन और सीज में। ये बेसिकली बाइंडिंग रहती है ये आपका UN क्लॉज, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या है? 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है आपका ऑफशोर, वो आपका एरिया है, और वहाँ पर आप फिशिंग और जो है रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है वो अभी रिवील किया है या रिलीज़ किया है। ये बेसिकली क्वांटिफाई कर रहा है कि कितने जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इंडिविजुअल को 173 सिटीज़ में, ठीक है। तो हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, स्टेबिलिटी, इन सब जो है मैट्रिक्स के ऊपर जो है ये इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है। अगर हम देखें तो टॉप सिटीज़ जो इंडिया जो वर्ल्ड में रहने के लिए हैं वो हैं वियना, कोपेनहेगन, मेलबर्न एंड सिडनी, और जो बॉटम 3 सिटीज़ हैं वो हैं अल्जियर्स,
त्रिपोली और डमास्कस। ठीक है, एशिया में अगर हम देखें तो जापान की जो ओसाका है वो 10th नंबर पर टोटल रैंकिंग्स में आई है। वेस्टर्न यूरोप की कंट्री जो सिटीज़ हैं वो क्यों स्लिप हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्कर्स की स्ट्राइक हो रही है और जो है वहाँ पर माहौल माइग्रेंट्स की वजह से भी थोड़ा है ख़राब पड़ा है, तो इसीलिए जो है वहाँ पर वो उनकी रैंकिंग्स इस बार थोड़ी ख़राब हुई हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम किसान ऐप। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पीएम किसान मोबाइल ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर भी जो है वो इनेबल कर दिया गया है और उस ऐप को अब लॉन्च किया गया है। इस फेस इनेबल्ड फीचर से, फेस ऑथेंटिकेशन फीचर से अब जो है फार्मर्स अपनी ई केवाईसी रिमोटली कर पाएंगे। और इसको किसने बनाया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर। अब पीएम किसान सम्मान निधि जो है स्कीम आपको याद होगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग मिलती है इसमें। 6,000 रुपये जो है वो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हर साल ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ को। ठीक है, इसकी जो बेनिफिशरीज की आइडेंटिफिकेशन का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खुद करती हैं। एक बार जब बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई हो जाते हैं उनके जो है डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ये पैसा आ जाता है। कुछ कैटेगरीज हैं जिनको जो है ये बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि कोई अगर इनकम टैक्स दे रही है कोई फैमिली, तो या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कोई होल्ड करके की है उन्होंने कभी, तो उनको भी जो है बेनिफिट नहीं मिलता है। बहुत सारे यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हाइलाइट्स ऑफ पीएम मोदीज विजिट टू यूएस। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली यूएस में विजिट किया है, तो कुछ आउटकम्स जो हैं अगर हम वो देख लेते हैं जो साइन हुए हैं डॉक्यूमेंट्स। तो जेट इंजन टेक ट्रांसफ़र जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ी डील हुई है जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में। जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन जो है वो अब जो है उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, 80% तक लगभग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा उसका। और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इसका जो है वो यूज़ किया जाएगा। ये इंजन इतना पावरफुल है कि वर्ल्ड के जो बहुत ही फाइटर जेट्स हैं जैसे बोइंग सुपर हॉर्नेट या साब ग्रिपन, इसमें भी यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा 11 और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ जो है इंडिया को ट्रांसफ़र की जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडस एक्स एक जो है वो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसमें इंडियन और अमेरिकन स्टार्टअप्स आपस में जो है को डेवलप कर पाएंगे, को प्रोड्यूस कर पाएंगे उन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को जो खासकर जो है हमारी डिफेंस को ज़रूरत है, जैसे कि स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एरियाज़। उसके अलावा माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने जो है एक चिप मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने कहा है कि वो अपना एक फैसिलिटी लगाएंगे गुजरात में। फिर अप्लाइड मटेरियल्स भी जो है वो एक न्यू सेमीकंडक्टर सेंटर फॉर इनोवेशन जो है इंडिया में एस्टैब्लिश करेगा। और उसके अलावा हमने भी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था MQ-9 रीपर आर्म ड्रोन्स, वो भी जो है एक मेगा डील है जो कि इंडिया परचेज़ करेगा यूएस से। और इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स को, जो इस हमारे आज का जो हमारा एडिटोरियल का भी टॉपिक है, आर्टेमिस अकॉर्ड्स भी जो इंडिया ने साइन किया है और उसको ज्वाइन करेगा इंडिया। ठीक है, उसके अलावा कॉन्सुलेट्स जो है वो बेंगलुरु और अहमदाबाद में खोले जाएंगे और कुछ जो है वो आपके पीपल टू पीपल एक्सचेंज से रिलेटेड भी जो है कुछ जो है वो प्रपोजल्स जो है वो साइन हुए हैं। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is nano urea. This topic is important for your economy section. So Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited, IFCO, has recently said that they have signed an agreement with California-based Kapoor Enterprises to export liquid nano urea to the US. So what is nano urea? It's a nanotechnology-based revolutionary agri-input which would provide nitrogen to plants, and this technology has been developed and patented by IFCO only. Okay, so this is the only nano fertilizer which has been approved by Government of India under the Fertilizer Control Order, and it contains 4% total nitrogen. Okay, so it is more energy efficient, environment friendly, and it leaves less carbon footprint, and it gives more availability to crop. It gives more nitrogen availability to crop as compared with conventional urea. So it will also improve crop productivity, soil health, and nutritional quality. Okay, what is IFCO? It is the largest multi-state cooperative society which is entirely owned by the Indian cooperatives, and it is primarily engaged in the production and distribution of fertilizers. So the next topic is lab-grown diamonds. This topic is important for our economy section. So as part of Prime Minister's visit to US, he has gifted a 7.5 carat lab-grown diamond to Jill Biden, who is the First Lady of the US. And what are lab-grown diamonds? They are produced using specific technology which basically mimics the geological process through which natural diamonds are grown.
Okay, so of course they are chemically, physically, and optically same as the diamond, and they are very difficult to identify as lab grown. Okay, so what technology is used? Mostly the most common and cheapest method to produce these lab grown diamonds is the high pressure, high temperature method, in which graphite is put under this high pressure and high temperature, and it is converted into diamond. And it is, that's why it is also called the diamond seed, because it is subjected to extreme conditions and it turns it into a diamond. Okay, after this conversion, they undergo similar processes of polishing and cutting like a natural diamond would do. Okay, so what are the properties of lab grown diamonds? So basically, they are similar to natural diamonds, and many of their properties can be enhanced for various purposes also. It is very advantageous because it is more eco friendly than traditional diamond mining, and it skips the most socially exploitative aspects of diamond manufacturing that we have seen in Africa, where the impoverished labor is employed in terrible conditions to extract diamond. Of course, Earth's reserves of natural diamonds are also getting depleted, so that's why it is being said that lab-grown diamonds are going to slowly replace the diamond industry. Okay. So the next topic is Upanishads. This topic is important for our art and culture section. As part of his visit to the US, PM Modi has presented the first edition of the book, The 10 Principal Upanishads from 1937 to the Bidens. So what are Upanishads? So you know that Hindu sacred texts are broadly categorized into Shruti and Smriti. Shruti is basically the knowledge that has been revealed, and Smriti is the knowledge that has to be remembered. Okay, the first category is the most authoritative text, which consists of the four Vedas and the accompanying texts like Brahmanas, Arankyas or Upanishads. And the second category, the Smritis, they are less authoritative and they are derived from the first, and they are Ramayana, Mahabharata, Dharmashastra, Puran, etc. The Upanishads or the Vedant, they basically signal the end of total Ved, and they are philosophical texts which discuss concepts like transmigration of the soul, and it talks about the relationship between the Atma and the individual or even the Brahman. Okay, so there are 10 main principal Upanishads which have been mentioned here, and the book, the 10 principal Upanishads, it is a version of the Upanishads which has been translated by Irish poet W.B. Yeats and the Indian born teacher Sri Purohit Swami, and it was published in 1937. So the next topic is cumin. This topic is important for your economy section. Recently, there has been an unprecedented rise in the prices of cumin, which is also known as jeera. So jeera is basically an aromatic seed which is used as a spice in Indian dishes, and it is actually native to the Mediterranean region. Its oil is reportedly having antibacterial activity. It requires tropical and subtropical climates, and it is highly weather sensitive crop. It is a rabi crop, in fact, and it is cultivated mainly in Gujarat and Rajasthan. Okay, India is the largest producer of it. About 70% of the world's production happens in India, and the rest of the 30% is taken up by Syria, Turkey, UAE, and Iran. So the next topic is Zircon missile. This topic is important for your security section. So Commander-in-Chief of the Russian Navy has recently announced that all new Russian Navy frigate and corvette class vessels would now be equipped with hypersonic Zircon missiles. They are anti-ship hypersonic cruise missiles, and they can reach a speed of over 9,500 km per hour, and it's a two-stage missile, which is of course solid in the first stage and the scramjet motor in the second stage. Has a range of more than 1,000 kilometers, and has a two-way guidance system. So what is a hypersonic cruise missile? As compared to ballistic missile, which cannot be controlled once launched, hypersonic cruise missile, of course, it travels at extremely high speeds, and they are powered by the rocket engines, and but because they are being powered by the engines, they can maneuver mid-flight, unlike the ballistic missiles. Okay, so the next topic is territorial waters. This topic is important for international relations. Sri Lankan Navy has recently arrested 22 Indian fishermen on board 4 trawlers for poaching in the country's territorial waters. Okay, so what are territorial waters? So as per the UN clause, they are this area is the sea which is immediately adjacent to the shores of a country, and it extends to a limit of 12 nautical miles, and a country exercises full sovereignty over the airspace above the sea or the territorial sea.
But the government, of course, can legislate on matters regarding the safety of navigation, and all countries would have to provide right of innocent passage. But of course, the right of innocent passage does not apply in the air that is above the territorial waters. Okay. Also, the right of innocent passage does not apply to submerged submarines. What is UN clause? It was adopted in 1982, and it's a comprehensive law which deals with world's oceans and seas. And the aim of this UN clause is to regulate and control the functioning and claims of nation on the world's ocean and seas. Do not confuse it with the high seas. It only controls the areas around the country. Okay. It is also binding. Then, what is an exclusive economic zone? It is an area up to 200 nautical miles immediately offshore, and it gives the right to the country whose exclusive economic zone is there to get to explore and exploit the natural resources of that area. Okay. So the next topic is Global Livability Index 2023. This topic is important for your social issues and international relations both. So Economist Intelligence Unit has recently released the Global Livability Index 2023, which quantifies the challenges presented to an individual's lifestyle in 173 cities worldwide. So there are 5 metrics based upon which this index is created: healthcare, culture, environment, education, and stability. And it also offers us insights into the cities which are providing exceptional quality of life to its residents. So as per the recent report, the top cities to live in the world are Vienna, Copenhagen, Melbourne, and Sydney. And the bottom 3 cities are Algiers, Tripoli, and Damascus. In Asia, Japan's Osaka has been ranked at number 10. In Western Europe, the cities have seen a decline in rank because of recent instances of worker strikes and even migrant population. So the next topic is PM Kisan app. This topic is important for your economy and governance topics both. So recently, PM Kisan mobile app has been enabled with the face authentication feature and has been relaunched now recently. And what is the PM Kisan app? So, of course, this feature of face authentication would allow the farmers to complete the eKYC remotely. And this has been designed and developed by the National Informatics Center in collaboration with Ministry of Electronics. What is PM Kisan Samman Nidhi? It's a central sector scheme which gives 100% funding from the Government of India. And under the scheme, an income support of 6,000 rupees per year in 3 equal installments are given to all land holding farmer families. And the beneficiaries are identified by the state government and UT administrations concerned. Okay, and the funds are directly transferred to the bank accounts of the beneficiaries, but not all farmers are eligible for it. There are certain exceptions which have been mentioned here. Okay, like if you are a farmer but you are a taxpayer, then of course you're not eligible. If you have held a constitutional post or you are holding a constitutional post but still you are a farmer, that of course you do not need that money. That's why you're not eligible for it. There are several other exclusions which have been mentioned here, which you should be reading. So the next topic is highlights of PM Modi's visit to the US. So this topic is important for your international relations. During the Prime Minister's visit to US, several deals have been signed. Let us see those deals now. First, of course, the most important one is the jet engine tech transfer deal, which is a mega deal between the General Electric Aerospace and the Hindustan Aeronautics Limited for the manufacture of General Electric's F414 engine, which will be of course helpful for our LCA Tejas MK2. And this would of course be helpful because it is a military aircraft engine that powers world's powerful fighter jets like the Boeing Super Hornet and Saab Gripen. And apart from that, at least 11 other critical technologies would also be transferred to India. Apart from that, this Indus X is a framework which has been signed, in which the Indian and American startups will be able to co-develop and co-produce advanced technologies, including in the areas of space artificial intelligence. Apart from that, chip maker Micron Technology has announced that they would be setting up a semiconductor manufacturing facility in Gujarat. Applied Materials will also establish a new semiconductor center for innovation in India. And the one that we also discussed a few days back, the MKQ-9 Reaper armed drones will also be purchased by India. And India has also joined the Artemis Accords, which we have discussed a few days back, and today also our editorial is covering this topic. Okay, rest of the
cooperation is between the two countries is related to the people-to-people exchanges, like the visa issue, and two new consulates have been announced. And apart from that, there are other issues which were pending, which have been majorly resolved now. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.